नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। दोस्तों, हम में से अधिकांश आजादी के बाद की पीढ़ी है। क्या यही कारण है कि स्वतंत्रता हमें किन दामों प्राप्त हुई है इसे महसूस नहीं कर पाते। भारत देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने जा रहा है। यह अवसर है कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, वीर सावरकर जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के महान सिपाहियों का स्मरण करेंगे। परंतु यह समय ठहरकर उन बलिदानियों के लिए भी सोचने, समझने और सम्मान देने का है जिनकी कम ही चर्चा हुई है। मेरे लेखन का बड़ा और शोधपरक हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग से जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से मेरे उपन्यास आमचो बस्तर के कारण मुझे पहचान मिली है। आमचो बस्तर के लिए काम करते हुए मैं सैकड़ों संदर्भों और रिकॉर्ड रूम में ब्रिटिश कालीन गोपनीय फाइलों की धूल झाड़ता हुआ जाने कितने ऐसे संदर्भों से गुजरा जिन पर शायद ही कभी चर्चा हुई। अनेक ऐसे बलिदानी जिन्हें आजादी की लड़ाई से जुड़े इतिहास की पुस्तकों के स्वर्णिम अक्षर होना चाहिए था, उन्हें जानते बूझते चर्चा विहीनता प्रदान की गई है। भारत के जनजातीय नायकों के साथ ऐसा प्राथमिकता के साथ हुआ है। आज मैं आपको ऐसा वृतांत बताने जा रहा हूं जो शायद भारतीय इतिहास में इकलौता उदाहरण है। यह अंग्रेजी कायरता की ऐसी कहानी है जिसमें परिवारजनों का अपहरण किया गया, जिससे हारी हुई लड़ाई अंग्रेज जीत सके। विस्तार से बात करूंगा। आइए ब्रिटिश कालीन अतीत में चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सन 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध जीता था। यह युद्ध भारत की तकदीर बदल देने वाला सिद्ध हुआ। इस युद्ध में मिली विजय के बाद जो संधि हुई उसके अनुसार अंग्रेजों को बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया। यह ऐसा आरंभ था जिसका मुख सुरसा के मुख की तरह खुलता चला गया। सन 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर पूरी तरह अधिकार हो गया। अंग्रेजों ने भारतीयों की मानसिकताओं, कमजोरियों और ताकत का अब तक विश्लेषण कर लिया था, अतः उन्होंने सारे भारत पर अपना प्रभाव फैलाना आरंभ कर दिया। राजे, महाराजे और बादशाह एक दूसरे के खिलाफ तलवारें भांजने में व्यस्त रहे और उधर शकुनी के पासों से ही अधिकतम नुकसान हो गया। छोटी छोटी रियासतों पर काबिज होती हुई कंपनी ताकतवर होती चली गई। 1845 ईस्वी में कंपनी ने सिंध पर अधिकार कर लिया और इसके बाद 1847 ईस्वी में पंजाब उनके कब्जे में था। 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी के बीच लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कानून के अंतर्गत उन रियासतों पर जबरन अधिकार कर लिया जहां किसी शासक की मृत्यु के बाद उसका अपना पुत्र उत्तराधिकारी नहीं था। ऐसे राज्यों की सूची में सतारा, नागपुर, झांसी और अवध प्रमुख थे। बात नागपुर की करते हैं। रघुजी तृतीय जब नागपुर की गद्दी पर बैठे थे तब उनकी आयु केवल 10 वर्ष थी। अल्पायु के कारण प्रशासन का कार्य अंग्रेजी रेजिडेंट के आदेश के अनुसार ही चलाया जाने लगा। सन 1830 में उन्हें शासन संबंधी अधिकार प्राप्त हुए, किंतु बहुत ही कठोर शर्तों के साथ। अंग्रेजी रेजिडेंट की मनमानी और अंग्रेज सेना के भय के बीच राजकार्यों के प्रति उनकी अरुचि हो गई। रघुजी तृतीय का अधिकतम समय शराब और भोग विलास में ही गुजरने लगा। 11 दिसंबर 1853 को बीमारी के बाद उनका देहांत हुआ। भोसला राज्य को दत्तक पुत्र लेने की स्वीकृति नहीं दी गई। 1854 में नागपुर राज्य का दत्तक निषेध नीति के तहत हड़प कर लिया गया। इसकी चपेट में बस्तर रियासत भी आया जो नागपुर का करद राज्य हुआ करता था। इस तरह बस्तर रियासत और इसकी सियासत भी ब्रिटिश कंपनी के अधीन हो गई थी। जैसे चिंगारी से आग लग जाती है वैसे ही क्रांति भी स्वतः स्फूर्त होती है।
क्रांति आयातित नहीं होती, क्रांति के लिए बड़ी विचारधाराओं की किताबें नहीं चाटी जाती, वह भीतर ही भीतर फैलती है और फिर एक विस्फोट होता है जो बदल कर रख देता है सब कुछ। सन 1857 ईस्वी में मंगल पांडे की बगावत केवल कारतूस को लेकर नहीं थी, उनकी सोच ही उनकी विचारधारा थी और उनके द्वारा दी गई शहादत से क्रांति का अमिट संदेश प्रसारित हुआ था। कंपनी के हिंदुस्तानी सिपाही बगावती हो गए, जनता बगावती हो गई, रियासतें विप्लवी हो गई और फिर जैसे एक चक्रवात आता है, प्रतीत होने लगा कि अब कंपनी के वापस मसाले बेचने के दिन आ गए हैं। बहादुर शाह जफर की रहनुमाई में एक नए हिंदुस्तान का सपना देखा जाने लगा, लेकिन मीर कासिमों की हिंदुस्तान में कभी भी कमी नहीं रही है। यह क्रांति कुचल दी गई और इतिहास के पन्नों में गदर बताकर दफन कर दी गई। इसके साथ ही बहुत सी कही और अनकही कहानियों पर मिट्टी पड़ गई थी। वर्ष 1856-57 ईस्वी में जब संपूर्ण भारत ईस्ट इंडिया कंपनी से मुक्ति पाने के लिए छटपटा रहा था, ठीक उन्हीं समयों में दक्षिण बस्तर भी विद्रोह की आग में झुलस उठा। मेरे इस वृतांत के नायक हैं शहीद धुरवा राव, जो कि दक्षिण बस्तर के लिंगागिरी तालुके के तालुकदार थे। उन्होंने अपने साथियों को संगठित कर दक्षिण बस्तर में अंग्रेजों को न घुसने देने की दिशा में कार्य करना आरंभ कर दिया था। इसी दौरान भोपालपट्टनम के जमींदार का बेटा यादव राव तथा अहीरी जमींदारी के अंतर्गत आने वाले मोनमपल्ली के तालुकदार बाबूराव और अरपल्ली तथा घोट के जमींदार वेंकट राव भी कंपनी सत्ता से मुक्ति पाने के लिए क्रांति की मशाल थाम चुके थे। धुरवा राव कंपनी शासित बस्तर में अंग्रेजों की बढ़ती हुई दखलंदाजी से आहत थे। राजा के अधिकार सीमित हो चुके थे, इस कारण राजधानी जगदलपुर की आम रियाया से दूरी बढ़ती जा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार चाहती थी कि राज्य के मुकदमे उनकी अदालतों में सुलझाए जाएं, जबकि घनघोर अरण्य में बसे राज्य के लिए कानून किस चिड़िया का नाम है, यही जानना अभी बाकी था। राजा को परंपरागत रूप से प्राप्त सिविल तथा क्रिमिनल दोनों ही स्थिति में न्याय करने का अधिकार अब छीन लिया गया। इसके साथ ही लगान की प्रक्रिया में भी बदलाव लाने की कोशिश की जाने लगी। यह खबरें आम थी कि आसपास के गांवों से युवक गायब हो रहे। अपुष्ट जानकारी सभी को थी कि उन्हें जंगल काटने और बेगार कराने के लिए उठा लिया गया है। इन घटनाओं के पीछे प्रायः गोरों के सिपाही ही संदिग्ध पाए जाते थे। कंपनी के शासन में जंगल की कटाई तेज हो गई थी। शासन द्वारा जो दाम जमींदारों से लेकर लकाड़हारे तक को दिए जा रहे थे, वे असंतोष को पैदा करने के लिए बहुत थे। भोपालपट्टनम जमींदारी बस्तर राज्य की सीमा निर्धारित करती थी, इसलिए नागपुर की हलचलों और अंग्रेजों के सुदूर दक्षिण तक बढ़ते हुए प्रभावों की छन छन कराती जानकारी धुरवा राव को थी। उन्हें यह भी ज्ञात था कि जगह जगह कंपनी के गोरों के खिलाफ इन दिनों बगावत सुलग रही है। उन्हें यह सही अवसर लगा कि स्थान स्थान पर युद्ध में उलझे हुए गोरे एक नया मोर्चा हरगिज नहीं खोलना चाहेंगे। सामान्य कदकाठी के इस माड़िया जनजाति के युवा नेता की सोच और दूरदर्शिता बेमिसाल थी। जिस राज्य को बिना लड़े केवल छल से और नीतियों की दुहाई देकर हड़प लिया गया हो, उसके राजा के पास जुबान का अभाव हो गया हो, उसी के छोटे से तालुके लिंगागिरी का तालुकदार बस्तर राज्य को गोरों से विहीन कर देना चाहता था। धुरवा राव का विरोध अपने राजा से नहीं था। साथियों को योजना समझाते हुए वह हर बार गोरों और उसके सैनिकों की पहचान भी बताता जाता। उसे संशय था कि उसका कदम कहीं गृह युद्ध जैसे हालात न पैदा कर दे, इसलिए पहचानो और मारो की नीति अपनाई गई थी। अंग्रेज सरकार की कोई भी गतिविधि नजर आती तो माड़िया योद्धा पड़ताल में जुट जाते। अचानक और संगठित हमला किया जाता। निशाना स्पष्ट था, कारण ज्ञात था और परिणति भी पता थी। माड़िया निरंतर छापामार युद्ध का अभ्यास करते और घात लगाकर
उन निशानों पर चोट करते जिनकी संलिप्तता अंग्रेजों के साथ थी। आरा मशीनों को साल के जंगलों का मुख देखना दूभर हो गया। माल से लदी बैलगाड़ियों पर कब्जा किया जाने लगा। अंग्रेज सिपाहियों की आवाजाही बाधित हो गई। राजा और दीवान पर दबाव बढ़ने लगा कि वे विद्रोहियों का दमन करें। जगदलपुर ने धुर्वा राव की ओर से रहस्यमय चुप्पी ओढ़ी हुई थी। कारण यह भी हो सकता है कि अंग्रेज भारत भर में अलग अलग मोर्चे पर लगे हुए थे और कई जगह से उनके पराजय की खबरें सार्वजनिक हो रही थीं। कई देसी रियासतें सीधे तौर पर विद्रोह में शामिल हुई तो कई रियासतों ने अवसरवादितापूर्ण कदम उठाने में ही अपनी भलाई समझी। ऐसा नहीं था कि केवल धुर्वा राव के नेतृत्व में ही बगावत हो रही थी। कोंटा और भोपालपट्टनम के दोरला वीरों ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के खिलाफ कई मोर्चे खोल दिए थे। इधर विद्रोहियों द्वारा अंग्रेजों पर बड़ा प्रहार करने की योजना को आकार दिया गया। चिंतलनार की पहाड़ियों पर इस तरह से घेराबंदी की गई कि अंग्रेजी सेना किसी भी तादाद में हो उसे यहां कड़ा संघर्ष करने पर बाध्य होना पड़ता। 2 मार्च 1856 एक अंग्रेजी बटालियन चिंतलनार की पहाड़ियों के निकट से गुजर रही थी। एक सनसनाता हुआ तीर उस घोड़े को लगा जिस पर बटालियन को नेतृत्व कर रहा कमांडर बैठा हुआ था। दर्द भरी हिनहिनाहट से सनसनी फैल गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कभी किसी पेड़ की ओट से तो कभी किसी झुरमुट से तीरों की बारिश होने लगी। ब्रिटिश सैनिकों में भगदड़ मच गई। धुर्वा राव के जाबाज पत्ते शरीर में बांधे उस जुनून के लिए लड़ रहे थे जिसका अर्थ था कि यह भूमि अंग्रेज हुकूमत को सहजता से स्वीकार कर लेने वाली नहीं है। अंग्रेज बटालियन को मोर्चा संभालने की जगह नहीं मिल रही थी। हर ओट पर निशाना साधा गया था। हर पेड़ की आड़ को तीर की नोक पर रख लिया गया था। बंदूकें भी गरजने लगीं, लेकिन उनको अदृश्य निशानों पर ही साधा गया। लगभग 3000 की संख्या में माड़िया और दोरलावीर डटे हुए थे। आज की जीत अंग्रेजों को बस्तर राज्य के भीतर कभी न प्रवेश करने देने की बड़ी चेतावनी होने जा रही थी। मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ प्लाटून कमांडर किसी तरह भोपालपट्टनम की ओर निकल भागने में सफल हो गया। भोपालपट्टनम के जमींदार से उसने सहायता मांगी। लिंगागिरी तालुका उसे दिए जाने के एवज में जमींदार मदद के लिए तैयार हो गया। जमींदार के सहयोग से कायराना योजना को अंजाम दिया गया। आसपास के गांवों से वृद्धों, औरतों और बच्चों को खींच खींच कर निकाला गया और कुछ ही देर में 460 बूढ़े, औरतें और बच्चे बंधक बना लिए गए। इन बंधकों में धुर्वा राव की पत्नी और बच्चे भी थे। नितांत शर्मनाक और कायराना हरकत उस सेना के सिपाही कर रहे थे जिनके देश में सूरज कभी डूबता नहीं था। दुनिया की असभ्यतम कही जाने वाली जनजातियों से युद्ध करने वाले ये दुनिया के सबसे सभ्यतम माने जाने वाले लोग थे और उन्हें गांव के बच्चों और औरतों की आड़ चाहिए थी। अब तक भोपालपट्टनम के जमींदार का बेटा यादव राव अपने साथियों के साथ धुर्वा राव से आकर मिल गया तथा युद्ध में बढ़ चढ़कर सहयोग देने लगा। धनुष हाथों में थामे वह भी जुट गया कंपनी बहादुर की बहादुरी परखने। यादव राव और धुर्वा राव मित्र थे। यादव राव अपने पिता के अंग्रेजों से मिल जाने पर आहत था। जमींदार और अंग्रेजों के साथ मिल जाने की खबर के कारण दोनों को ही यह अंदेशा हो गया था कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। अंग्रेज कमांडर और भोपालपट्टनम के जमींदार युद्ध भूमि की ओर ही बढ़ रहे थे कि तभी एक तीर पेड़ पर मोर्चा बांधे किसी माड़िया वीर के हाथों से छूटा और जमींदार के कंधे में जा धंसा। जो उत्साह माड़िया वीर दिखा रहे थे उससे यह निश्चित था कि रात होने से पहले यदि इस लड़ाई का नतीजा नहीं निकला तो फिर यह अंग्रेज बटालियन हमेशा के लिए ही चिंतलनार में समाधि ले लेगी। किसी तरह धुर्वा राव को सबक सिखाया जा सकता तो अंग्रेज हारी हुई लड़ाई का सम्मानजनक अंत कर सकते थे। जख्मों पर जंगली पत्तों का रस लगाने के बाद संयत हुए भोपालपट्टनम के जमींदार ने भी अपना संयम
खो दिया था। एक संदेशवाहक को इस सूचना के साथ धुरवा राव की ओर रवाना किया गया कि यदि अपने गांव के बूढ़ों, बच्चों और औरतों को बचाना चाहते हो तो लड़ाई को रोककर तुरंत धुरवा राव को अंग्रेजों के सामने समर्पण करना होगा। यह सूचना भी जोड़ दी गई थी कि धुरवा राव के आत्मसमर्पण न करने की सूरत में जो जाने जाएंगी उसमें उसकी अपनी पत्नी और बच्चे भी शामिल हैं। वीर धुरवा राव इस कीमत पर जीत नहीं चाहता था। अपने बुजुर्गों, औरतों और बच्चों की लाशों पर हासिल जीत के कोई मायने नहीं थे। उसने आत्मसमर्पण का फैसला कर लिया। इसे अंधा क्या चाहे दो आंखें कहा जा सकता है। इतिहास के बहुत दबे छुपे पन्नों में यह कहानियां इसलिए दफन है क्योंकि भारत का इतिहास भारतीयों को ही पढ़ाने वाली अंग्रेज कौम कभी स्वयं आईना नहीं देखना चाहती थी। बंधकों को बचाने के लिए एक जीती हुई लड़ाई को हार जाने वाले धुरवा राव से आज कितने लोग परिचित हैं? क्या इस जनजातीय नायक का बलिदान किसी भी मायने में कमतर आंका जा सकता है? धुरवा राव को आनन फानन में निर्ममता से फांसी दी गई। एक ऊंचे से पेड़ पर उसे इतना ऊपर खींच कर टांगा गया था कि दूर दूर तक से देखा जा सके। धुरवा राव जैसे वीर अगर फांसी देने भर से मार दिए जा सकते तो भारत अब भी ब्रिटिश उपनिवेश होता। आग और भड़क गई। यादव राव के पिता को अंग्रेजों की मदद करने के एवज में लिंगागिरी तालुका दे दिया गया, किंतु पिता ने अपना बेटा हमेशा के लिए खो दिया। वह क्रांति जिसकी आग देश भर में जली उसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले कम ही इतिहासकार हैं। लोग इसे गदर, सिपाही विद्रोह या भारतीय विद्रोह के नाम से ही अधिक जानते हैं, किंतु सत्यता यह थी कि आजादी की लौ इतनी गहरी जली कि सुदूर वनांचल में धुरवा राव जैसे एक आम जनजातीय वीर ने अंग्रेजी ताकत के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह कर दिया था। यह लड़ाई लगभग 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चलती रही, जिसकी परिणति में ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ हो गया। बस्तर राज्य भी अब ब्रिटिश साम्राज्य से शासित था। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपके सोचने के लिए यह धुरवा राव जैसी अनकही कहानी छोड़े जा रहा हूं। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद।